दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जो भी सीनियर सिटीजन्स है जिनका एज 60 साल या तो उससे ज़्यादा है, तो जब वो अपने जॉब या तो बिजनेस से रिटायर्ड होते हैं तो यहाँ पे उनके पास में लमसम में कुछ पैसा पड़ा होता है। वो हो सकता है उनके पीएफ का हो, या तो ग्रेचुइटी का हो, या तो एनपीएस का हो, या तो पीपीएफ का हो, या तो उन्होंने अपने एज के 60 साल तक कुछ पैसा जमा किया हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से यहाँ पे आप मंथली इनकम जनरेट कर सके। क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में आपका जॉब तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई मंथली इनकम नहीं होता है और यहाँ पे आपका जॉब नहीं होता है एंड आपका एज भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर 4 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऐसे हैं जहां पे कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है और यहां पे आप मंथली एंड क्वार्टरली इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हर महीने एंड हर 3 महीने का इनकम जनरेट कर सकते हैं और यहां पे आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और 5वां इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऐसा है उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है, मीडियम सा रिस्क है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे 5वें स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप उस पैसे से और भी पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 स्कीम्स है उसके अंदर आप मंथली एंड क्वार्टरली इनकम जनरेट कर सकते हैं एंड जो 5वां स्कीम्स है उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके और भी पैसा बना सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो जो 5 स्कीम्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, हर एक स्कीम को ध्यान से समझिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला सीनियर सिटीजन्स के 2 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और दूसरे का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ताकि आप इस दोनों स्कीम को कंपेयर कर सके कि आपको एक ही स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है कि दोनों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लूँ तो दोनों ही स्कीम्स के अंदर आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों स्कीम का मिला के आप टोटल 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा और 5 साल के बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं या तो चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस केसेस में आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के केसेस में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 10 साल तक इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो यहाँ पे दोनों ही स्कीम्स के अंदर अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4% पर एनएम का चल रहा है और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो मैच्योरिटी के डेट तक लॉक हो जाता है। यानी कि अगर अभी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को परचेस करेंगे तो आपको 7.4% पर एनएम का इंटरेस्ट मिलेगा और ये जो इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के केसेस में 5 साल तक उतना ही मिलेगा और यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के केसेस में आपको 10 साल तक सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फ्यूचर में भले ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करे या तो बढ़ाए तो उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट इनकम की भी बात कर ले तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे मैच्योरिटी डेट के बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के केसेस में आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस होता है इंटरेस्ट को लेने का। आप चाहे तो मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और यहाँ पे 10 साल पूरा होने के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को सिंपली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो यहाँ पे उनको भी करेंटली 7.4% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से इनका जो ईयरली इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,11,000 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पे आपको ईयरली इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैं ईयरली इंटरेस्ट को क्वार्टरली इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे आपको हर 3 महीने के अंदर 27,750 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपका 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस केसेस में। और यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर भी अगर आप 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो आपको 7.4% पर एनएम का मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो ईयरली इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,11,000 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे आप चाहे तो आप अपना इंटरेस्ट का जो पैसा है वो ईयरली भी ले सकते हैं 1,11,000 रुपीज़, या तो अगर आप इसको मंथली में लेना चाहते हैं
तो यहाँ पे आपको हर मंथ 9,250 रुपीज़ का मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप अपने स्पाउस के नाम पे, यानी कि अगर कोई आपका वाइफ है या तो वाइफ है तो अगर उनका हस्बैंड है एंड वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केसेस में आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर भी दोनों के नाम पे आप 15-15 लाख रुपया इस तरीके से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप ज्यादा इंटरेस्ट इनकम भी अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ये स्कीम किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के केसेस में आप बैंक या तो पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन करवा के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑफलाइन प्रोसेस है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के केसेस में आपको LIC के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली LIC के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो ऑफलाइन उनके ब्रांचेस के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के केसेस में आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है। और यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के केसेस में आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो यहाँ पे भी टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शन 80C का कोई भी बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं TDS की बात कर लूँ तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप एक साल में 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो उस केसेस में 10% का TDS काटा जाता है। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो यहाँ पे कोई भी TDS वगैरह नहीं काटा जाता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को एक बार कंफर्म कर लेना। जब अगर आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली उनको पूछ लेना कि TDS वगैरह कटता है कि नहीं कटता है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS वगैरह ना कटे तब यहाँ पे आपको फॉर्म 15H सबमिट करना चाहिए, जिससे ये जाहिर होता है कि आपका जो टोटल इनकम है वो आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केसेस में TDS वगैरह नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का एक बेसिक कंपैरिजन बता दिया, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्कीम आता है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। तो ये स्कीम को कौन कौन से लोग ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जिनका एज 10 साल या तो उससे ऊपर है तो वो लोग इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन डेफिनेटली इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पे 4.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो। और ज्वाइंट अकाउंट के केसेस में आप यहाँ पे 9 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लॉक इन पीरियड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो करंट इंटरेस्ट रेट 6.6% पर एनम का चल रहा है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे आपको 5 साल तक सेम मिलेगा। यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप ये स्कीम को परचेस करेंगे वो मैच्योरिटी के डेट तक लॉक्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3-3 महीने में चेंज करते रहते हैं, लेकिन अभी अगर आपने 6.6% के हिसाब से ये स्कीम को परचेस किया तो 5 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फ्यूचर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करे या तो बढ़ाए तो उसका फर्क आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट के पेमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे होता है। कब तक इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो 5 साल तक होगा एंड 5 साल के बाद में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर इस चीज़ को हम सिंपली एग्जाम्पल से समझ ले तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्कीम के अंदर 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे 6.6% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो यहाँ पे साल का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 29,700 रुपीज़। तो अगर मैं इस इंटरेस्ट को मंथली में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे जो आपका हर मंथ का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,475 रुपीज़ एंड ये आपको हर महीने मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा के 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पे जो आपका मंथली इंटरेस्ट बनेगा वो तकरीबन 5,000 रुपये के अराउंड में बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे हम इस स्कीम के प्री मेच्योर क्लोजर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस स्कीम को परचेस करने के 1 साल के अंदर ही क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, आपको कम से कम 1 साल तक तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 साल के बाद में या तो 2 साल के बाद में अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो उस केसेस में आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 2% काट के बाकी का 98% आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इस स्कीम को परचेस करने के 3 साल बाद या तो 4 साल के बाद में क्लोज करना चाहते हैं तो उस केसेस में आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% काट के बाकी का 99% आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम टैक्स की बात कर ले तो यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर TDS वगैरह नहीं कटता है। और यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो है सीनियर सिटीजन्स का फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3 साल का FD करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में
777 डेज का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 7.5% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाता है। और वहीं अगर आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल से लेकर 5 साल तक का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 7.55% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाता है। और वहीं अगर आप एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 साल से लेकर 10 साल के एफडी के ऊपर 6.3% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाता है। और वहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप 5 साल से ज़्यादा समय के लिए एफडी करवाते हैं यानी कि 5 डेज 1 डे से लेके अप टू 10 ईयर तक का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 6.35% पर एनएम का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बैंक का एफडी के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या तो बैंक के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा सेफ होता है। तो यहाँ पे आपका 5 लाख रुपए तक सेफ होता है अंडर DICGC। तो यहाँ पे फ्यूचर में अगर बैंक बंद भी हो जाता है तो यहाँ पे आपके एफडी के अंदर जो भी पैसा है या तो जो भी इंटरेस्ट है दोनों मिला के अप टू 5 लाख रुपीस तक सेफ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको इंटरेस्ट का पैसा किस तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपके पास में ऑप्शंस होता है कि आप चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली भी इंटरेस्ट का पैसा ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टैक्स के रूल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होता है। और यहाँ पे टीडीएस भी करता है। अगर आपका जो इंटरेस्ट इनकम है 1 साल के अंदर अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 10% का टीडीएस भी काटा जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका टीडीएस ना कटे इसके लिए आपको फॉर्म 15H सबमिट करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आप टैक्स सेविंग एफडीज के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे 5 साल का एफडी होता है। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स सेविंग एफडीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 5th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो है म्यूचुअल फंड। एंड यहाँ पे हम रिस्की म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेस रिस्की म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी अच्छा खासा मिल जाता है। एंड यहाँ पे अभी तक हमने जो भी 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया वहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, वहाँ पे कुछ भी रिस्क वगैरह नहीं था, लेकिन वहाँ पे रिटर्न्स भी आपको नॉर्मल मिलता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर लेस रिस्की म्यूचुअल फंड की हम बात करें जहाँ पे कुछ पैसा आपका इक्विटीज मार्केट में लगेगा और कुछ पैसा आपका डेब्ट मार्केट में लगेगा, जिसके वजह से आपका रिस्क जो है वो एवरेज आउट हो जाता है और यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको रिस्क के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है कि आपको इक्विटी मार्केट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि इक्विटी शेयर में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका एक बेसिक सा रूल है, 100 में से आप अपने एज को माइनस कर दीजिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उतना % पैसा आप इक्विटीज मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन का एज 60 साल है तो सिंपली 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो वो 40% पैसा इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ सीनियर सिटीजन्स, तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे कुछ पैसा मैंने आपको बताया कि डेब्ट के अंदर, कुछ पैसा इक्विटीज के अंदर, इस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर भी 4 तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जहाँ पे अप टू 75% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगता है एंड बाकी का जो 35% यानी कि बाकी का जो आपका 25% है वो डेब्ट फंड में या तो गोल्ड वगैरह में लगता है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे सेकंड आता है बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपका 50% पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है एंड बाकी का जो 50% है वो डेब्ट मार्केट में लगता है। उसके अलावा यहाँ पे आता है इक्विटी सेविंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एंड यहाँ पे आपका सिर्फ 35% पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है एंड बाकी का पैसा आपका डेब्ट मार्केट में एंड गोल्ड वगैरह में लगता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एंड यहाँ पे आपका सिर्फ 25% पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगता है एंड बाकी का जो पैसा है वो डेब्ट मार्केट में लगता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जितना पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगेगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलता है एंड यहाँ पे उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे एग्रेसिव म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी का जो बैलेंस म्यूचुअल फंड है वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव से कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटीज़ में कम पैसा लगता है और यहाँ पे इक्विटी सेविंग हाइब्रिड फंड में इससे भी कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटीज़ के अंदर और भी कम पैसा इन्वेस्ट होता है। और यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटीज़ के अंदर 25% तक ही पैसे आपके वहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, बाकी का 75% डेब्ट मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट होता है। तो उसके हिसाब से जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली कहा जाता है कि आपने मंथली SIP के थ्रू ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप कम दाम पे भी जो भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उसको परचेस कर सके एंड लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सके, यानी कि आप ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कितने समय के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको कम से कम
3 साल से ज़्यादा समय के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एडवाइजेबल है कि आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 साल से कम समय का इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तब यहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम ये भी डिस्कस कर ले कि यहाँ पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको 9 से 12% का रिटर्न्स नॉर्मली ऑन एन एवरेज मिल सकता है। यहाँ पे अब हम 4 बेस्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो अगर मैं एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात कर लूँ तो इसके अंदर एक म्यूचुअल फंड का नाम आता है, उसका नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। तो अगर आप क्वांट एब्सोल्यूट फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर में 7.41% का रिटर्न्स दिया है और 3 ईयर में 33.03% का रिटर्न्स दिया है और 5 ईयर में 24.16% का रिटर्न्स दिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बैलेंस हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का नाम आता है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। तो इन्होंने 1 साल के अंदर 7.97% का रिटर्न्स दिया है और यहाँ पे 3 साल के अंदर 16.56% का रिटर्न्स दिया है और यहाँ पे 5 साल के अंदर 13.98% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी सेविंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात कर लूँ तो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का नाम आता है, उसका नाम है एडलवाइस इक्विटी सेविंग फंड। तो यहाँ पे भी आप इनके रिटर्न्स को देख सकते हैं। तो 5 साल का रिटर्न्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इन्होंने 5 साल में 10.21% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात कर लूँ तो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का नाम आता है जिसका नाम है कैनरा रोबैको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने भी 5 साल के अंदर 10.42% का रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका 100% पैसा है वो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा और इसको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस भी होगा, तो वो ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चाहे तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, या तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में, या तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, या तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का मिक्स होता है, तो उसके हिसाब से फ्लेक्सी कैप में भी रिस्क होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका क्या गोल्स है, आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर आप 5 साल या तो उससे कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो हमने हाइब्रिड फंड को डिस्कस किया वहां पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहा था, तो उसमें से आप देख सकते हैं उसमें भी अलग अलग रिस्क वाला ऑप्शन था, तो आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 8 साल से लेकर 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या तो फ्लेक्सी कैप भी है। एंड मेरे ओपिनियन में अगर आप 8 साल से लेकर 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी सजेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप पगार पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लमसम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड आप अच्छा रिटर्न अर्न कर सकेंगे। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका जो फिक्स इनकम आता है वो फिक्स इनकम में से कुछ पैसा आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पैसा आपको आगे चल के काम आ सकता है एंड लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।